गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने बीपीएससी लाइब्रेरियन के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें बीपीएससी लाइब्रेरियन 2025 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ रहे थे। उसी जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी का आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यह बीपीएससी लाइब्रेरियन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2024 एवं अन्य सभी लाइब्रेरियन के एग्जाम के लिए एमसीक्यू महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इनफिलिप नेट केंद्र एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कब बना? 1996, जून 1986, जून 2006, जून 2010 या जून 2096 में। इनफिलिप केंद्र एक स्वतंत्र और अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बना। इनफिलिप नेट का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है। अगला सवाल, इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1992, 2002, 2012। इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना 1992 में हुई थी। तो सही ऑप्शन है बी, 1992। इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना 11 दिसंबर 1992 में अमेरिका में हुई थी। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संगठन। अगला सवाल, इनफिलिप नेट का द्वारा आयोजित प्लानर 2024 का विषय क्या है? एआई इन मॉडर्न लाइब्रेरीज इन एआई एरा, वेब 4.0 एंड लाइब्रेरीज, सस्टेनेबल लाइब्रेरीज इन इंडिया। इसका सही जवाब है लाइब्रेरीज इन एआई एरा। इनफिलिप नेट द्वारा आयोजित प्लानर 2024 के विषय वस्तु या थीम लाइब्रेरी इन एआई एरा है। अगला सवाल, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र NASSDOC किसका प्रभाग है? एस्लिप, AISLIS, ICSSR, NISCPR। इसका सही जवाब है ICSSR। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र ICSSR का प्रभाग है। यह राष्ट्रीय विज्ञान प्रलेखन केंद्र NASSDOC भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक घटक इकाई है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना सहायता सेवा देना था। अगला सवाल, OCLC में रियल्म का क्या अर्थ है? रिकॉग्नाइजिंग आर्चिव लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, रीओपनिंग आर्चिव लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, रीऑर्डरिंग आर्चिव लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, रीस्ट्रक्चरिंग आर्चिव लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रीओपनिंग आर्चिव लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम। रीओपनिंग आर्काइव्स लाइब्रेरी एंड म्यूजियम को OCLC द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर और IMLS इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विस के सहयोग से बनाया गया था। अगला सवाल, भारत में ट्रिप्स समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1995, 2002, 2005, 1990। और भारत ट्रिप्स मिशन पे 1995 में समझौता किया गया था। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर से सुनिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौता। यह समझौता विश्व व्यापार संगठन WTO के एक महत्वपूर्ण भाग है।
जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा एवं व्यापार में उनका उपयोग को विनियमित करना है। इस समझौते के तहत भारत को अपने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और अन्य बौद्धिक संपदा कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अद्यतन करना है। इसके कारण भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को समान अवसर मिले। अगला सवाल है, इस अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में पेरिस और बर्न सम्मेलन को ट्रिप्स समझौते में शामिल किया गया था? उरुग्वे राउंड, दोहा राउंड, जेनेवा राउंड या क्योटो राउंड? इसका सही जवाब है उरुग्वे राउंड। पेरिस और बर्न सम्मेलनों में ट्रिप्स समझौते को उरुग्वे वार्ता दौर के अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में शामिल किया गया था। ट्रिप्स समझौता एक बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ा एक बहुपक्षीय समझौता है। यह समझौता WTO का हिस्सा है। ट्रिप्स समझौता के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को व्यापार प्रणाली का अहम हिस्सा माना गया है। यह समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1891, 1906, 1909, 1927। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 1891 में स्थापित हुई थी। इस लाइब्रेरी में 4000 पांडुलिपियां थी, जिनमें से 1400 उन्हें अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। यह लाइब्रेरी दक्षिण और मध्य एशिया की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का सबसे समृद्ध भंडार है। अगला सवाल, उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर, डोनेशन एंड गिफ्ट या UGC? इसका सही जवाब है लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर। भारत के 19 राज्यों में केवल 5 राज्यों के अधिनियम में लाइब्रेरी सेस का प्रावधान किया गया है। वो राज्य है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी, केरल पब्लिक लाइब्रेरी और गोवा पब्लिक लाइब्रेरी। अगला सवाल, पुस्तकालय विधान का तात्पर्य किसके विकास से है? एकेडमिक लाइब्रेरी या शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय का सीधा संबंध जनता से होने के कारण इसका लक्ष्य और उद्देश्य भी जनमत के आधार पर निश्चित होते हैं। अगला सवाल, पब्लिक लॉ 480 PL 480 क्या है? एक अमेरिकी अधिनियम, भारतीय अधिनियम, ब्रिटिश अधिनियम या ग्रंथालय विज्ञान का सूत्र, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? इसका सही जवाब है अमेरिकन लॉ। पब्लिक लॉ 480 PL 480 अमेरिका में पारित किया गया था। जब अमेरिकी कांग्रेस ने PL 480 पारित किया तो इसी अधिनियम के तहत स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र भोजन में कमी को दूर करने के लिए अमेरिका से गेहूं की खरीद के लिए भारत को ऋण प्रदान किया गया और इस अधिनियम में आगे निर्दिष्ट किया कि ऋण से उपार्जित ब्याज की कुछ राशि का उपयोग पुस्तकों और पत्रिकाओं, वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद एवं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। अगला सवाल, उत्तम पाठ्य सामग्री अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम लागत पर, यह वाक्य किसने गढ़ा? फिलिप कोटलर, LRMC कॉल्विन या सर रंगनाथन या मेलविल डेवे? मेलविल डेवे। इसका सही जवाब है ये मेलविल डेवे। मेलविल डेवे ने डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम विकसित किया था जो आज भी पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का उपयोग पुस्तकालय में पुस्तकों को प्रबंधन बहुत अधिक प्रभावी तरीके से किया जाता है।
थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था? डगलस, मैकग्रेगर, ग्रेगर, फ्रेडरिक ट्रेलर, पीटर ड्रकर या हेनरी फ्योल? इसका सही जवाब है डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को प्रतिपादित किया था, जो नेतृत्व एवं प्रबंधन शैली को समझने के लिए उपयोगी सिद्धांत है। थ्योरी एक्स मानती है कि लोगों का स्वभाव से आलसी होते हैं, उन्हें शक्ति से नियंत्रित और निर्देशित करने की आवश्यकता होती है, जबकि थ्योरी वाई मानती है कि लोग स्वभाव से काम करने के इच्छुक होते हैं और उन्हें प्रेरित करके बेहतर प्रदर्शन कराया जा सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा विकसित नहीं किया गया था? कार्य विभाजन, लाइन और स्टाफ, दिशा की एकता, आदेश की एकता? इसका सही जवाब है लाइन और स्टाफ। लाइन और स्टाफ का सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा विकसित नहीं किया गया था। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। अगला सवाल, स्केलर चेन में गैंग प्लैंक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी ला फोंटेन? इसका सही जवाब है हेनरी फ्योल। स्केलर चेन में गैंग प्लैंक की अवधारणा हेनरी फ्योल पर आधारित है। स्केलर चेन का सिद्धांत बताता है कि किसी संगठन में संचार और अधिकार की एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए और यह रेखा संगठन के सबसे ऊपर के अधिकारी से लेकर सबसे निचले स्तर के कर्मचारी तक होती है। इसके जरिए संचार कमांड की श्रृंखला चलती है। अगला सवाल, परिवर्तन प्रबंधन आइसबर्ग अवधारणा किसने दी? कर्ट लेविन, प्रोसी, विल्फ्रेड क्रूगर या बेकहार्ड एंड हैरिस? इसका सही जवाब है विल्फ्रेड क्रूगर। परिवर्तन प्रबंधन आइसबर्ग का आइडिया विल्फ्रेड क्रूगर ने प्रदान किया था। परिवर्तन प्रबंधन वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए परिवर्तन के लोगों का नेतृत्व करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया और उपकरण के सेट का अनुप्रयोग है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन ऑफ पीपल, हाइब्रिड ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग नॉलेज ऑफ वर्क प्रोसेस, नेवर एंड? इसका सही जवाब है इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन ऑफ पीपल, यानी मितव्ययी। ज्ञान प्रबंधन के सिद्धांतों में मितव्ययी शामिल नहीं है। ज्ञान प्रबंधन मुख्य रूप से लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल को केंद्रित होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय परामर्श की त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है? समस्या की आवश्यकता, परामर्श प्रदाता, परामर्श चाहने वाला, पुस्तकालय उपयोगकर्ता? इसका सही जवाब है पुस्तकालय उपयोगकर्ता, द लाइब्रेरी यूजर। पुस्तकालय उपयोक्ता परामर्श की त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वे केवल पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग करते हैं। अगला सवाल, फिशर के अनुसार प्रायोगिक डिजाइन के 3 सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या दृश्यीकरण का सिद्धांत, स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत, या
व्यक्तिकरण का सिद्धांत। इसका सही जवाब है प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। तो फिशर के अनुसार प्रायोगिक रचना के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: प्रतिकृति का सिद्धांत, यादृच्छिकरण का सिद्धांत, रेंडमाइजेशन, और लोकल कंट्रोल, स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय में विपणन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करना, ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति, पुस्तकालय सेवाओं का प्रचार, पेशेवर पुस्तकालय सलाहकार का अर्जन। इसका सही जवाब है पेशेवर पुस्तकालय सलाहकार का अर्जन। पेशेवर पुस्तकालय सलाहकार पीएलसी का अर्जन किसी पुस्तकालय में विपणन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। पेशेवर पुस्तकालय सलाहकार का अर्जन विपणन के उद्देश्य में शामिल नहीं होता, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत या बाहरी पेशेवर की सेवा होती है जो पुस्तकालय के विपणन से संबंधित नहीं है। अगला सवाल, प्रबंधन के कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक प्रबंधन कितने अधीनस्थों का प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकता है? समानता, आदेश की एकता, लाइन ऑफ स्टाफ, नियंत्रण की विस्तार। तो इसका सही जवाब है नियंत्रण का विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का विस्तार प्रबंधन का वह सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि एक प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन प्रभावी ढंग से कितने अधीनस्थों को प्रतिबंधित कर सकता है। यह प्रबंधन संरचना को कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। अब अगला सवाल, अभी हम इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश आप डायरेक्ट इससे देख लेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो हम डायरेक्ट सिर्फ हिंदी ही पढ़ रहे हैं। लोकतत्व नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैज्ञानिक उत्पादकता, पत्रिकाओं का प्रसार, साहित्य की अप्रचलनता या प्रभाव कारक। इसका सही जवाब है साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, वैज्ञानिक उत्पादकता। लोकतत्व का नियम वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है। यह नियम वैज्ञानिक के प्रकाशन पैटर्न को समझाने के लिए एक सांख्यिकी नियम है। लोटका का नियम यह बताता है कि वैज्ञानिक समुदाय में कुछ वैज्ञानिक द्वारा बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि अधिकांश वैज्ञानिक कम संख्या में शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए थे? 5, 4, 2, 3। एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण के वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंकों की विधि को अंकन कहते हैं, और अंकन की विधि 4 प्रकार की होती है। तो इसका सही जवाब है 4: शुद्ध अंकन, मिश्रित अंकन, सम अंकन या विषय अंकन। अगला सवाल, पुस्तकालय के स्टॉक रूम में के कुछ भाग की गहन जांच के आधार पर हानि का अनुमान लगाया जाता है। इसे किस रूप में प्रतिपादित किया जाता है? निधानित पंजी से स्टॉक मिलान, स्टॉक टेकिंग ऑफ सेल्फ रजिस्टर, सैंपल स्टॉक वेरिफिकेशन, नमूना भंडारण सत्यापन, मुख्य रिकॉर्ड से स्टॉक मिलान, पुस्तक कार्ड के अनुरूपी समुच्चय द्वारा स्टॉक मिलान। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंपल स्टॉक वेरिफिकेशन, नमूना
सत्यापन। पुस्तकालय में संग्रह के नुकसान का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं। नमूना भंडार सत्यापन एक प्रक्रिया है जिसमें पुस्तकालय के कुछ विशेष हिस्सा या नमूना की गहन जांच के आधार पर नुकसान का अनुमान लगाया जाता है। अगला सवाल, पुस्तकालय और नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया में उन पुस्तकों को हटाने का अभ्यास जो कटे फटे हैं और उपयोगी नहीं है क्या कहलाता है? ग्रेडिंग, छटाई, कैटलॉगिंग, सूचीबद्ध, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या स्टॉक वेरिफिकेशन। इसका सही जवाब है ग्रेडिंग, छटाई। अगला सवाल, किस जिल्दसाजी विधि को मोरक्को जिल्दसाजी कहा जाता है? चर्म जिल्दसाजी, लिनन जिल्दसाजी, वस्त्र जिल्दसाजी या कागज जिल्दसाजी, लेदर बाइंडिंग या लिनन बाइंडिंग, क्लॉथ बाइंडिंग या पेपर बाइंडिंग। इसका सही जवाब है लेदर बाइंडिंग। मोरक्को जिल्दसाजी एक प्रकार की चर्म जिल्दसाजी है। यह एक प्राचीन और पारंपरिक जिल्दसाजी विधि है जिसमें मोरक्को चमड़े का उपयोग किया जाता है। मोरक्को चमड़ा विशेष रूप से गाय, बकरी या भेड़ के चमड़े से तैयार किया जाता है। अगला सवाल, एक प्रबंधन कितने अधीनस्थ को प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकता है और यह किस प्रबंधन सिद्धांत से संबंधित है? इक्विटी, समानता, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, लाइन स्टाफ, नियंत्रण का विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका सही जवाब है लाइन स्टाफ। विधायी परिशोधन का मतलब है एक प्रबंधन कितने अधीनस्थों को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सकता है, यह किस प्रबंधन सिद्धांत से संबंधित है? और लाइन स्टाफ। अगला सवाल, भारत में साहित्यिक कार्य रचनाकार की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक संरक्षित रहता है? 30, 40, 60 या 100? भारत में साहित्यकार की मृत्यु के बाद साहित्यिक कार्य 60 वर्षों तक संरक्षित रहता है। भारत में जिस वर्ष लेखक की मृत्यु होती है उसके अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष की अवधि तक के लिए उससे स्वत्वाधिकार सुरक्षित होते हैं। भारतीय स्वत्वाधिकार अधिनियम 1957 की धारा 40 अंतरराष्ट्रीय भी भारत में वही सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल, अभिलेखागार में वातानुकूलन के लिए आवश्यक तापमान और सापेक्ष आर्द्रता किस सीमा के अंदर होता है? 25 डिग्री सी प्लस माइनस 2 डिग्री सी और 50 से 60%, 25 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 से 65 डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 से 55%, 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 से 60%। इसका सही उत्तर है बी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 सेंटीग्रेड एंड 45 से 55 डिग्री। अभिलेखागार में वातानुकूलित उद्देश्य के लिए आवश्यक तापमान और सापेक्ष आर्द्रता 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 से 55% सीमा के अंदर होती है। अभिलेखागार ऐतिहासिक खजानों के भंडार और सभ्यताओं की सामूहिक स्मृति के संरक्षक समय के उतार चढ़ाव के मुख्य गवाह के रूप में खड़े हैं। दस्तावेजों, पांडुलिपियों, तस्वीरों और अभिलेखों को सुरक्षित करने में निहित अभिलेखागार ऐसे अभ्यारण्य हैं जो बीते युगों
के मूर्त अवशेषों की रक्षा करते हैं। कार्डेक्स प्रणाली का आविष्कार किसके रखरखाव के लिए किया गया था? रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, किताबों का रिकॉर्ड, पांडुलिपियों का रिकॉर्ड, पत्रिकाओं का रिकॉर्ड या नक्शों का रिकॉर्ड? इसका सही जवाब है पत्रिकाओं का रिकॉर्ड, ऑप्शन सी। कार्डेक्स प्रणाली पत्रिकाओं का रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कॉर्डेक्स प्रणाली का आविष्कार हुआ। कॉर्डेक्स प्रणाली पत्रिकाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक फाइल सिस्टम है। यह एक दृश्यमान रिकॉर्ड कीपिंग प्रणाली है। कॉर्डेक्स प्रणाली में हर ऑर्डर की गई पत्रिका के लिए एक निचला कार्ड बनाया जाता है और निचले कार्ड पर पत्रिका का शीर्षक और प्रासंगिक जानकारी लिखी जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से भिन्न है? संदर्भ प्रविष्टि, रेफरेंस एंट्री, सेंटर्ड एंट्री, एनालिटिकल एंट्री या एडेड एंट्री? इसका सही जवाब है सेंटर एंट्री। केंद्रक प्रविष्टि एक विषम है जो पुस्तकालय में सेंटर एंट्री नाम की कोई एंट्री प्रयोग नहीं की जाती है, जबकि रेफरेंस एंट्री, एनालिटिकल एंट्री और एडिट एंट्री का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, ऑस्मोसिस का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक्विजिशन, अबाप्ति में, पुनर्वर्गीकरण रिक्लासिफिकेशन में, प्रिजर्वेशन संरक्षण में, स्टॉक टेकिंग भंडार सूची कार्य में? इसका सही जवाब है एक्विजिशन, अबाप्ति में। यह एक प्रबंधन अवधारणा है जिसका संबंध अबाप्ति से है और यह सिद्धांत बताता है कि किसी संगठन में ज्ञान, कौशल, गाथाएं स्वाभाविक रूप से उन लोगों या समूह में फैली है जो उन्हें अपनाने के लिए तैयार होते हैं। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, ऑस्मोसिस के सिद्धांत के अनुसार खरीदी गई कंपनी के ज्ञान और संस्कृति का स्वतः ही अधिग्रहण करने वाली कंपनी में प्रवाह होता है। अगला सवाल, डेवी डेसिमल वर्गीकरण 19वें संस्करण की तालिका में एक में 5 अंकीय किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्रमिक प्रकाशन, सीरियल पब्लिकेशन, फिलोसफी एंड थ्योरी, दर्शन और सिद्धांत, डिक्शनरी, शब्दकोश या स्टडी एंड टीचिंग, अध्ययन और अध्यापन? इसका सही जवाब है सीरियल पब्लिकेशन, क्रमिक प्रकाशन। डीडीसी में 5 अंक उप विभाजन सीरियल पब्लिकेशन क्रमिक प्रकाशन के लिए उपयोग की जाते हैं। इसका तात्पर्य इन प्रकाशनों से है जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित होते हैं, जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र और शोध जर्नल। अगला सवाल, डीडीसी के मानक विभाजनों में शोध के कौन सा अंकन प्रयुक्त होता है? -71, -72, -74, -75? इसका सही जवाब है -72। डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रणाली विभिन्न विषयों के लिए मानक उपविभाजन निर्दिष्ट करती है। -72 शोध रिसर्च से संबंधित समग्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मिथ्या कड़ी फॉल्स लिंक को प्रदर्शित नहीं करता? डिजिट रिप्रेजेंटिंग ए फेज रिलेशन, दशा सिद्धांत संबंधों को दर्शाने वाला अंक, डिजिट रिप्रेजेंटिंग टाइम आइसोलेशन समय एकल को दर्शाने वाला अंक, कनेक्टिंग सिंबल योजक सिद्ध चिन्ह, a digit that end with part of isolate focus in face of class number। वर्गांक के पक्ष में एकल फोकस का
भाग का अंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्गांक के पक्ष में एकल फोकस के भाग का अंक। फॉल्स लिंक, मिथ्या कड़ी एक गलत और अप्रासंगिक संबंध होता है जो वर्गीकरण प्रणालियों में गलत व्याख्या के का कारण बनता है। अंक जिसका वर्णांक में एक पक्ष से पृथक फोकस के रूप में अलग होता है। फॉल्स लिंक नहीं होता क्योंकि यह वर्गीकरण संख्याओं के विशिष्ट पहलुओं से जुड़ा होता है। धन्यवाद। ये था आज का सवाल। कल फिर हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।